हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सीटेट की तैयारी जोरों पर है और ऐसे में जो ओल्ड पेपर्स हैं उनका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत से छात्र पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, न्यू हैं, या बहुत से ऐसे भी हैं जो अभी तक एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, उन्होंने कई बार एग्जाम दे लिया। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको पुराना पेपर यानी कि जो 2011 26 जून का है ये एग्जाम, और इसमें मैं आपको मैथ के बारे में बता रहा हूँ। मैथ का पूरा सॉल्यूशन, पूरी व्याख्या सहित फुल एक्सप्लेनेशन है, पेडागोजी की भी और मैथ का सॉल्यूशन भी है, आपको किस तरह से देना है। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैंने कुछ टिप्स भी दिए हैं, कुछ विशेष बातें भी आपको इसमें बताई हैं, ताकि आपको मैथ्स की पेडागोजी सोल्व करने में हेल्प मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं मैथ्स क्लास। पहला क्वेश्चन है, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है, तो कौन सा पासा सही होगा। देखिए, जो विपरीत फलक होते हैं यानी कि अपोजिट साइड होती हैं, वो किस प्रकार से बनती हैं। देखिए, वो इस तरह से बनती हैं। तो आप इनके टोटल चेक कर सकते हैं कि 7 किसका आता है। ये ऑप्शन है बी। 3 का 4 से बनाया था, 2 का 5 से और 1 का 6 से, यानी कि 7। इस तरह से ये पासे को हमेशा चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। ए, अनुमान लगाना, बी, व्यापक, सी, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, या डी, क्रियाकलाप पर आधारित उपागम। देखिए, गणित करने की जो युक्ति के रूप में है वो सवाल हल करना, इस क्रियाकलाप पर आधारित ये उपागम है। तो इसका सही उत्तर है डी। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले कार्यों को क्रम से लगाइए। 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। 2D आकारों को छांटना और उनके आकारों की भुजाओं, शीर्षों, विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। इसका सही उत्तर है ए। ये प्राथमिक कक्षाओं के आकारों को विकसित करने के लिए क्रम होगा। आंसर है ए। सबसे पहले सी, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। देखिए, पहला ऑप्शन है सत्रांत यानी कि सत्र के अंत में परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। बी, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। सी, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना, या प्रगति पत्रक को भरना। देखिए, कई बार हम प्रश्न को, आंसर को, नेगेटिव को जाने देते हैं तो सही उत्तर अपने आप मिल जाता है। इसका सही उत्तर है बी। इसका कि बच्चों की समझ में क्या नहीं आया है उस बात को देख करके आगे की योजना बनाना। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्राय पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। ये प्रश्न बताते हैं कि राजन की प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। जोड़, गुणा ये सब सीख लेते हैं, बाधा डालने का अवसर खोजता है, भाषा समझने में कठिनाई होती है क्योंकि वो उसको संख्या संक्रियाओं को अभी नहीं समझ पा रहा है। यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग का जो सिद्धांत है उसकी समझ में अभी तक नहीं आया है, इसलिए वो इस प्रकार के प्रश्नों को पूछता है। सही उत्तर है डी। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इसका परिमाप बताइए। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाता है। समचतुर्भुज की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें पाइथागोरस प्रमेय के नियमों का पालन किया जाता है। तो सवाल इस तरह से हल होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण 8 और 6 सेंटीमीटर हैं। उनके द्वारा, क्योंकि वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसलिए जो एक त्रिभुज बनेगा उसकी भुजाएं होंगी क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किससे शुरुआत कर सकता है। भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, हथेली
पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि की सहायता से क्षेत्रफल की तुलना करना और आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना और सूत्र का प्रयोग करना और इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसका सही उत्तर है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए जो दैनिक वस्तुएं होती हैं उनसे शुरुआत करनी चाहिए। इसका उत्तर होगा बी। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। तो निम्नलिखित दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो सब सिद्धांत का पालन नहीं करता है। देखिए, नहीं करता है। पहला है, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को सूत्र बताना। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। और सी है, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। डी है, उसे पढ़ाने की विधि। सही उत्तर है ए, इसका पालन नहीं करता है। आंकिक प्रश्नों को हल करने का, तर्क करने का निश्चित तरीका नहीं होता है। एक शिक्षक कक्षा से छायांकित भाग पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, इनमें से कौन सा गलत है। देखिए, सही और गलत, उसने गलत के लिए पूछा है। तो हम जानते हैं कि जब 1/8 के लिए बोला है तो 8 भागों में किसी वस्तु को काटना आवश्यक है, जो कि सी वस्तु में नहीं है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है सी, यही गलत है। तो हमसे उसने गलत के लिए ही पूछा है, तो हमारा उत्तर होगा सी। 407928 को क्या पढ़ा जाएगा? बहुत ही आसान है। देखिए, 4,07,928, 4,79,028, 47,928 या 40,928। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसे पढ़ा जाएगा 4,07,928। इसका सही उत्तर हुआ ए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसा कि आप पेपर सॉल्व हो रहा है तो आप इसे देख भी रहे हैं कि जो एक पैटर्न है खास की 50-50%, यानी कि 50% मैथ की पैडागोजी आ रही है और मैं 50% इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। आकृतियों के सवाल हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की तरफ भी आप जाएं तो 1-2 क्वेश्चन उसके भी दिए गए हैं, एक क्वेश्चन उसका भी दिया गया है, ग्राफ का भी दिया गया है, तो उसको भी ध्यान से देखें। और भिन्न क्वेश्चन जो फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस हैं, भिन्नों के क्वेश्चंस हैं, उनकी अवधारणा को भी, उनके कौशल को भी अच्छी प्रकार से आप लोग चेक करें ताकि आपको इसके नंबर पूरे के पूरे मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए कार्यों को क्रम से लगाइए। ए, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का उपयोग करते हैं। बी, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। सी, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। डी, शिक्षार्थी मैट्रिक या मीटरी इकाइयों के बीच संबंध को समझते हैं। इसका बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन होगा डी। पहले आएगा सी, बी, ए और डी इसका क्रम होगा, तो इसको इसी क्रम में लगाया जाएगा। शिक्षार्थी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यदि एक ऑपरेटर को इस निशान के द्वारा निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए तो n इस प्लस वृत्त 8 का मान क्या होगा? इसका उत्तर है सी। देखिए किस तरह से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को इनके आकार देखने और ये समझने में कैसे कि कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं, तो इनकी सहायता से आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ए, बी, सी और डी में से सही उत्तर है डी ऑप्शन। क्योंकि जो वस्तुएं पर्यावरण में पाई जाती हैं, लुढ़कती फिसलती हैं, उन्हें एनसीईआरटी ने जादू का शीर्षक दे करके कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं, तो बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है।
क्वेश्चन नंबर 44, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है, कौन सा गुण होना ज़रूरी है? देखिए कि सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, सी बहुत जल्दी सवालों को हल करना, या डी सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो बिल्कुल ठीक है, आपका उत्तर जो आपने सोचा है इसका आंसर है डी। अच्छा गणितज्ञ होने के लिए सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, संबंध बनाना, ताकि वो उन बच्चों को प्रेषित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 किलो 600 ग्राम है कुछ आमों का भार, और कुछ आमों का भार 1 किलो 450 ग्राम है, तो आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? देखिए जब भी कितना अधिक पूछा जाए, दो वस्तुओं का मूल्य है, भार या उनकी माप दी हुई है, तो ज़्यादा वाले में से आप कम वाले को आप घटा सकते हैं, तो तभी आपको उसका अंतर पता चल पाएगा। तो इसलिए आप इसका आंसर होगा 1 किलो 150 ग्राम, अर्थात सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, ये परिवर्तन क्यों किया गया है? तो ऑप्शन ए, कबाड़ बेचने और यात्रा के बारे में जानने के लिए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु, तो विद्यार्थियों की चुनौती देने के लिए, उन्हें अलग सा समझाने के लिए, या दैनिक जीवन में उनको जोड़ने के रोचक बनाने के लिए। इसका ऑप्शन है डी, कि ताकि बच्चे उनको अपने खुद के जीवन से जुड़ा हुआ महसूस करें, तो अपने आसपास की वस्तुओं को देख करके बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दिनों जो दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं, इसमें से कौन सा ग्राफ उसको सही ढंग से निरूपित करता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि जो ए है वो नीचे गिरता हुआ है, और जो बी है वो वक्र है, यानी कि पहले चढ़ा है फिर गिरा है, और सी भी गिरता हुआ है, जबकि जो डी है वो बढ़ता हुआ है। तो ग्राफिकल थोड़ा सा आप लोग अगर देख लेंगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्नों की तुलना करते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, तो रोहित की प्रतिक्रिया थी कि चूंकि अंश समान है इसलिए 7 5 से बड़ा है, तो इसलिए उसके अनुसार 3/7 3/5 से बड़ा है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो ऑप्शन है उसने अभ्यास नहीं किया है, परिणाम की समझ नहीं है, या अंश हर की अवधारणा नहीं जानता, बल्कि उसको तुल्य भिन्नों यानी कि भिन्नों की तुलना करनी नहीं आती है। तो ये ऑप्शन डी की वजह से है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी। भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक निम्न में से किससे शुरुआत कर सकता है? आसपास की वस्तुओं में भिन्न के भागों की पहचान करना, विभिन्न अंश में हर की पहचान करना, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, या A/B के रूप में दिखाना। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, कि अपने आसपास की वस्तुओं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माचिस की तीली, देखिए ये आकृतियाँ जो बनाई गई हैं ये माचिस की तीलियों से बनाई गई हैं, तो ये पैटर्न बने हुए हैं। तो जानना चाहता है कि 15वां चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए हम देख रहे हैं कि जब भी दूसरा चरण इसमें जुड़ता है तो 4 तीलियाँ बढ़ जाती हैं। तो इसी प्रकार से जब इधर उधर दोनों तरफ होगा तो 4 तीलियों के अनुसार आप देखें तो 14 × 4 यानी कि 14 आकृतियाँ होंगी। तो 14 के बाद 15वां शुरू होगा, तो 14 चौका 56 तो यही चाहिए। 15वें के लिए 6 चाहिए, तो 56 और 6 62 तीलियाँ चाहिए। सही उत्तर है ए। दूसरी ट्रिक मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस हैं उनको का पैटर्न आप देख रहे हैं कि जो पैटर्न है उसके अनुसार एक बस का, ट्रेन का, उनका एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छी तरह से इसकी अवधारणा को, इसकी जो क्लॉक होती है, जो 24 आवर वाली क्लॉक होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप देख लें। एवरेज पूछा जाता है कि एवरेज चाल क्या रही या एवरेज टाइम क्या रहा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग
उसकी तैयारी कर सकते हैं, उनके फार्मूले को अच्छी तरह से माइंड में सेटअप कर लें, ताकि आप जब उन क्वेश्चंस को करें तो आपको इसमें किसी तरह की कोई गलती ना हो। और इसमें एक बात और खास ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो पेडागोजी है उसको आप ध्यान से देखें, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें 3 ऑप्शंस तो बिल्कुल नेगेटिव ही हैं, यानी कि वो तो आंसर आएंगे ही नहीं। तो जो आंसर आपको नहीं आना है, यानी कि ये तो आपको ध्यान देना ही देना है कि जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर क्या होगा, लेकिन साथ ही साथ यदि आप इस बात पर भी ध्यान दे देते हैं कि आपके आंसर कौन से नहीं होंगे, तो भी आप सही आंसर का पता लगा सकते हैं। तो उसको ध्यान रखिएगा कि मैथ के पढ़ाने के उद्देश्य, मैथ के पढ़ाने का ढंग तरीका और बच्चों का फीडबैक किस तरह से होगा, इन बातों पर 3। और चौथी बात ये भी है कि बच्चों को कोई एजुकेशनल टूर, क्योंकि मैथ्स में संभावनाएं आप लोगों को शायद कम लगती होंगी, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ निकल सकता है, इनके कौशल और इनके पठन पाठन के तरीके। और साथ ही साथ 5वीं बात ये भी है कि क्वेश्चंस किसी छात्र के नाम के आधार पर भी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको अवश्य दिए जाते हैं, और उसकी प्रॉब्लम के बारे में आपसे डिस्कस किया जाता है कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपकी जो मैथ के डिस्कैलकुलिया है उससे संबंधित चीज भी आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक आयत की लंबाई, इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए, उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए? 3L, 4L, 5L, 6L। इसका सही उत्तर है सी, 5L। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि षड्भुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 6 षड्भुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। बी, 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक षड्भुज होता है। सी, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षड्भुजाकार आधार होता है। डी, इसके 2 षड्भुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। इसका सही उत्तर है सी, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका आधार षड्भुजाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं? 4 अंक की जो संख्याएं हैं उनकी संख्या है कुल मिलाकर के 9000। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि 9000। कई प्रकार की पद्धतियां प्रचलित हैं हिंदू अरबी संख्यांकन के साथ। इंग्लिश मेथड भी यूज़ होता है, रोमन मेथड भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ आकृतियां दी हुई हैं कि एक जो ऊपर 2 आकृतियां आपको दी गई नहीं, एक इकाई का मान 3/4 दिया है, तो 1.5 का यानी कि 1 सही 1/2 का मान कितना होगा? इन चित्रों को सही ढंग से देखने से हमें पता चलता है कि जब एक इकाई का मान 3/4 है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। किस तरह से? उनचास 532 का सन्निकट 1000वां मान होगा। देखिए 1000वां मान पूछा है तो आप बाएं से बाईं ओर को चलें तो 2, 3, 5 यानी कि यहाँ पर 0, 0 कर दें तो जो मान है वो 49,000 होगा यदि हम 532 को हटा देते हैं। लेकिन चूंकि उसने सन्निकट पूछा है तो 500 से कम होता, 532 की जगह 499 से कम होता तो हम 49,000 लेते, और यदि 500 से ज़्यादा है, 500 से लेकर के 999 तक होगा तो ये 50,000 तक होगा। सही ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या महत्तम संख्या है? इसका सॉल्यूशन देखिए। ए को सॉल्व करेंगे तो 36, बी को सॉल्व करेंगे 16, सी को सॉल्व करते हैं 64, डी को सॉल्व करते हैं तो 256। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें है आपकी डी, यानी कि 256 अर्थात 2 गुणा 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
एक सारणी दी हुई है आपको। नई दिल्ली स्टेशन से डिपार्टेड होती हैं बसें, 1, 2 एंड 3, 3 बसें हैं। फरीदाबाद उसका अराइवल और डिपार्ट का टाइम दिया हुआ है और मथुरा पहुंचने का समय भी दिया हुआ है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी बस है जो नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। इसका सॉल्यूशन देखिए। आंसर है इसका डी, क्योंकि पहली बस 5 घंटा 25 मिनट लेती है, दूसरी बस 5 घंटा 40 मिनट लेती है और तीसरी बस 5 घंटा 10 मिनट लेती है। इसलिए इसका आंसर होगा डी। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई है। 1/2 + 1/3 बराबर 2/5। तो इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? ए, लघुत्तम समापवर्तक को समझाना चाहिए, बच्चे से कहें कि अधिक से अधिक अभ्यास करे। सी, हस्तक्षेप ना करें क्योंकि बच्चे जैसे बड़ी होगी समझ जाएगी। डी, प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे की सहायता करें। तो इसका आंसर है ए, क्योंकि इसका उत्तर 2/5 ना होकर 5/6 होगा और इस स्थिति में उपचारात्मक कार्य में लघुत्तम समापवर्तीय की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करनी चाहिए। विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि या फीडबैक दिया जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 बच्चों की छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ए, वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करे। बी, वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दे। वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वह स्वयं अपने उत्तरों को जांचें। डी, वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचें और सही उत्तर पर पहुँचने के प्रभावी युक्ति कौन से हैं। देखिए, ये बच्चों के आयोजन का सवाल है। बच्चों की तो पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तर पर पहुँचे हैं और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन होगा और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से सभी बच्चों को लाभ होगा। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। सी, गणित की रोजाना कक्षा के लिए कक्षा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए बेहतर अवसर होगा। डी, क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए अति आवश्यक है। इसका उत्तर है ए, क्योंकि आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बनाने का यह तात्पर्य है कि आकार किसी भी वस्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एग्जाम पेपर 26 जून 2011 को हुआ था। मैथ की पेडागोजी और मैथ के क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशन मैंने आपको फुल तरीके से दिया है। आगे भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन पेपर्स में आपको ओल्ड जो पेपर्स हैं उनको सोल्व करके उनकी वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस लगातार मिलते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।